हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए प्रोग्राम के जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और लगातार जो है बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं और आपको इनसे बहुत ज़्यादा मदद भी मिल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री का है और उसमें हम यूनिट नंबर 1 लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि इसको जो है हम यूनिट वाइज कवर करेंगे। और इसमें एक यूनिट जो थी यूनिट नंबर 7 त्रिपक्षीय संघर्ष वाली, वो मैंने पहले ही डाल दी थी चैनल पर, तो आप अगर चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज है यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास जानने के साक्ष्यों का वर्णन कीजिए कि भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से साक्ष्य यानी कि सोर्स हैं। अतीतकालीन यानी प्राचीन भारतीय जनता को अध्ययन हेतु, अगर प्राचीन कालीन इतिहास को जनता के सामने रखना है, जनता को उस इतिहास को जानना है, तो भारतीय इतिहास के विभिन्न साक्ष्यों यानी कि स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन साक्ष्यों को 2 वर्गों में रखकर समझा जा सकता है। इतिहास जानने की अगर दोस्तों स्रोतों की बात करें, अगर हमें इतिहास को समझना है तो इतिहास जानने के 2 स्रोत होते हैं। एक तो है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में जरा चर्चा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहले पुरातात्विक साक्ष्य। यह वो साक्ष्य होते हैं जो पुरातत्ववेताओं यानी इतिहासकारों को खनन तथा उत्खनन, खुदाई व तोड़फोड़ के द्वारा अवशेषों और वस्तुओं के रूप में अर्थात अलिखित अवस्था में प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों को समझने का सबसे अहम जो शब्द है या जो बात है वो ये है कि ये अलिखित अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी? अलिखित अवस्था में, यानी कि इन पर कुछ भी चीज़ें लिखी नहीं होती। ऐसी कोई भी वस्तु जो इतिहास को पेश करे यानी खुदाई के द्वारा प्राप्त होती है, जिन पर कुछ भी नहीं लिखा होता, तो वो पुरातात्विक साक्ष्य कहलाती है। ऐसे प्राचीन साक्ष्यों को पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं, जिनके अंतर्गत अभिलेख आते हैं, ठीक है, सिक्के आते हैं, स्मारक, भवन चित्रकला, मूर्तिकला, मृदभांड और जीवाश्म अस्थियां आदि ये सब आते हैं। ठीक है, अभिलेखों में भी कई प्रकार के अभिलेख होते हैं, कुछ लिखित होते हैं, कुछ अलग तरीके से होते हैं, चित्रात्मक वगैरह कैसे भी होते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अभिलेख में जो अभिलेख तो लिखे हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः इन्हें विस्तार पूर्वक समझकर ही प्राचीन इतिहास के अनसुलझे पहलुओं को जाना जा सकता है तथा सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। पुरातात्विक जो अलिखित साक्ष्य होते हैं जो चल व अचल अवस्था में बांटकर रखे जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो ये भी 2 अवस्थाओं में है। जो पहली अवस्था है वो तो चल है और दूसरी अवस्था कौन सी है? अचल है। तो चल कौन से होते हैं साक्ष्य? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए व ले जाए जा सकते हैं। अचल जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए व ले जाए नहीं जा सकते। तो चल में हम अभिलेख देखते हैं, सिक्के, मृदभांड मिट्टी के बर्तन, अवशेष, मन के औजार, चित्रकला और मूर्तियाँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आसानी से जो व्यक्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। और जबकि अचल में स्मारक और भवन, शवाधान जो कब्रिस्तान है, पटल चित्रकला जो कि दीवारों पे उभरी हुई चित्रकारी होती है, और स्तंभ अभिलेख जो स्तंभ वगैरह जो बड़े बड़े स्तंभ होते हैं, तो इन चीज़ों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाया व ले जाया नहीं जा सकता। तो ये पुरातात्विक साक्ष्यों की हो गई बात। अब इन्हीं साक्ष्यों में से हम कुछ साक्ष्यों को एक्सप्लेन करेंगे, तो पुरातात्विक वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है अभिलेख। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये अभिलेख है, कई बार क्या होता है आपका जो एग्जामिनर है वो इतिहास जानने में अभिलेखों की भूमिका को भी क्वेश्चन करके पूछ लेता है कि इतिहास जानने में अभिलेखों का महत्व बताइए। तो आपको सिर्फ अभिलेखों के बारे में ही बताना है। तो ये भी हमने यहाँ पर जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, इससे भी अच्छे खासे जो मार्क्स है आपको वो मिल जाएंगे। तो पढ़ते हैं, चलिए पहले पॉइंट पे। अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जहाँ इतिहास उपयोगी ग्रंथों की संख्या सीमित है। अगर हम प्राचीन इतिहास को समझें तो इतिहास को जानने के लिए जो ग्रंथ जो किताबें होती हैं उनकी संख्या बहुत ही सीमित मात्रा में है, मतलब लिखित ग्रंथ हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में है। वहीं अभिलेखों का असीमित महत्व, अभिलेख बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। विभिन्न वस्तुओं के ऊपर अर्थात पत्थरों और धातुओं की चादरों पर उत्कीर्ण यानी खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे अधिक विश्वसनीय अच्छे संकेत हैं, क्योंकि ये मिथ को झूठ से दूर और तथ्यों पर, बातों पे, मेन जो मुद्दे हैं उन पे आधारित हैं। अभिलेखों पर उत्कीर्ण खुदे हुए लेख कई लिपियों में लिखे होते हैं व पाए गए हैं, जैसे पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ब्राह्मी, खरोष्टी के अलावा अरामाइक।
वस्तुओं के आधार पर अभिलेखों को निम्न श्रेणी में रख सकते हैं। अभिलेख में महाशिलालेख भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टानों पे लिखे जाते हैं, शिलालेख भी आते हैं, स्तंभ लेख भी आते हैं, और लघु शिलालेख जो बड़ी ही छोटी प्लेट पे या पत्थर की जो एक छोटे सी जो टुकड़ा है, हिस्सा है, उस पर लिखा जाता है। इन आदि प्राचीन भारत के पुरातत्ववेताओं को ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। प्राचीन भारत से अब तक प्राप्त अभिलेखों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब अभिलेख जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो है राजकीय अभिलेख, ठीक है, जिन्हें राजाओं ने जारी किया। दूसरा निजी अभिलेख। निजी अभिलेख वो जिन्हें व्यापारियों वगैरह ने अपने बारे में लिखवाया। तो पहले राजकीय अभिलेख को जानते हैं। राजकीय अभिलेख वे अभिलेख होते हैं जिनसे तत्कालीन उस समय के राजवंश राजाओं के बारे में व राजा के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के राजकीय अभिलेखों को रखा जाता है ऐसे अभिलेखों में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास में सबसे प्राचीन जो अभिलेख पाए गए हैं वह अशोक के हैं। अब तक अशोक के 14 बड़े शिलालेख व छोटे शिलालेख और 7 स्तंभलेख व अन्य शिलालेखों की खोज की जा चुकी है। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने पर यह ज्ञात होता है, पता चलता है कि इन्हें ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि में बांटकर रखा जाता है या लिखा गया था, जबकि कुछ अभिलेख अरामाइक लिपि में भी प्राप्त हुए हैं जो खरोष्टी लिपि से मिलती जुलती है। सर्वप्रथम सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को 1837 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो सचिव हैं उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप्स, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे इन्होंने सबसे पहले जो है इसको पढ़ा था और ब्राह्मी लिपि का जो अर्थ है वो स्पष्ट किया था। तब मौर्य वंश की जानकारियों के बारे में पता लगा और प्राचीन अभिलेखों की श्रेणी में इन अभिलेखों को रखा गया। राजकीय सरकारी अभिलेख जो या तो राजकवियों की लिखी हुई प्रशस्तियां हैं। अब ये राजकीय सरकारी अभिलेख होते थे, जो राजाओं के जो अभिलेख होते थे इन्हें लिखता कौन था? ये राजकवि लिखते थे। तो इन्हें कहते थे प्रशस्तियां। प्रशस्तियां मतलब प्रशंसा, क्योंकि इन अभिलेखों में राजाओं की प्रशंसा की जाती थी, उनकी तारीफों के बढ़ा चढ़ा के पुल बांधे जाते थे। तो इन्हें बोलते हैं प्रशस्तियां या भूमि अनुदान पत्र। और उस समय क्या होता था, राजकवि जो होते थे जब राजा किसी को भूमि दान करता था तो उसके बारे में भी, भूमि दान के बारे में भी अभिलेख लिख दिया करते थे। प्रशस्तियों का प्रसिद्ध उदाहरण समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख है। अगर हम प्रशस्तियों के बारे में देखें, प्रशंसा करने में, तारीफ करने में, तो समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है प्रयाग अभिलेख, जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण खुदा हुआ है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय नीतियों, उसकी जो जीत है, सफलताएं हैं, उसका वर्णन मिलता है। और ये लिखा था उनके दरबारी कवि हरिशेन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में भी इस राजा भोज की उपलब्धियों का विवेचन है। आगे बढ़ते हैं जगह निजी अभिलेख की तरफ। निजी अभिलेख मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण खुदे हुए हैं। इन पर जो तिथियां, जो बातें खुदी हैं, उनसे इन मंदिरों के निर्माण या मूर्ति का समय ज्ञात होता है कि इन्हें कब बनाया गया, किस तरह से बनाया गया। इस प्रकार इन अभिलेखों से मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है और तत्कालीन उस समय की धार्मिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों से भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है, क्योंकि अभिलेखों में प्रयुक्त जो भाषाएं हैं वो अलग अलग तरह की हैं, जिनसे भाषाओं की हमें जानकारी मिलती है। निजी अभिलेखों से तत्कालीन उस समय के राजनीतिक दशा का ज्ञान होता है, क्योंकि उनमें उस समय जो था तत्कालीन शासकों का भी उल्लेख उस समय होता था। मतलब कहने का है कि निजी अभिलेखों में भी कहीं ना कहीं राजाओं के बारे में लिखा होता था। उस समय की राजनीतिक स्थिति की जानकारी इस बात से हो जाती है जब राजा का वर्णन किसी अभिलेख में आता है। उनमें कुछ जो अभिलेख हैं उसमें कुछ पदाधिकारियों के पदों, जो उस समय के जो कर्मचारी होते थे उनके पद वगैरह हो गए, और कर आदि का भी उल्लेख है कि उस समय कर कैसे लेते थे या कर किस तरीके से लोग दिया करते थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला है सिक्के। पुरातात्विक सामग्री में सिक्कों का स्थान भी बहुत कम महत्वपूर्ण नहीं है। और जैसा कि अभिलेख वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है, वैसे सिक्के वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्कों को लेकर भी इतिहास जानने को लेकर क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जब आप इस चैप्टर को पढ़ें या इस यूनिट को कवर करें तो अभिलेख और सिक्कों के बारे में बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसके ऊपर टिप्पणी करने को भी क्वेश्चन आ जाता है। पुरातात्विक सामग्री में सिक्कों का स्थान भी बहुत कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये सिक्के प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास को लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। मोटे तौर पर सिक्कों को दो विशेष कालखंडों, समयों के बारे में जान सकते हैं। अगर हम सिक्कों को देखें तो सिक्कों से हम दो अहम समय के बारे में जान सकते हैं। तो वो दो समय कौन कौन से, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भारत पर सिकंदर के आक्रमण से पूर्व यानी पहले। सिकंदर के आक्रमण से पहले का जो टाइम है, एक तो ये समय बताया गया है। इस समय के सिक्के जो सांचे में ढले हुए हैं, जिन पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं है, इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। कहते हैं इस समय सिकंदर के आक्रमण से पहले के भारत में जो सिक्के पाए जाते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं था, इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है।
इन पर बस कुछ चिन्ह बने होते थे। जो चिन्ह बने हैं उनका अनेक प्रकार से अर्थ नहीं पता। ज़्यादातर जो सिक्के हैं उन पे जो चीज़ें बनी हैं उनका अर्थ नहीं पता, क्योंकि ऐसे सिक्कों पर एक और तो या तो राजाओं की या राजकवियों को निरूपित किया गया, या तो राजा का चित्र बना दिया या राजकवि का बना दिया। अब वो किस लिए बनाया गया इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, ना पता लग पाता है। इसके अलावा दूसरी श्रेणी में उन सिक्कों को रखा जाता है जिन्हें निजी व्यापारियों के समूह और अन्य छोटे संस्थाओं द्वारा बनाया गया था, परंतु इन सिक्कों से किसी भी प्रकार के समय व स्थान का पता नहीं चलता है। अगला समय आता है सिकंदर के आक्रमण के बाद। तो पहला सिकंदर के आक्रमण से पहले की बात थी, अब अगला है सिकंदर के आक्रमण के बाद का समय। यूनान के प्रभाव के बाद फलस्वरूप भारतीय सिक्कों में धीरे धीरे गुणात्मक अच्छा सुधार हुआ। जैसे जैसे भारत यूनान के प्रभाव में आया तो भारतीय सिक्कों का जो सुधार है उसमें सुधार आना शुरू हो चुका था, ठीक है। और उन पर आलेख यानी लिखावटें उत्कीर्ण लिखी जाने लगी, मतलब लिखावटें आनी शुरू हो गई सिक्कों पर, जिनसे तिथि स्थान आदि के बारे में मदद मिली। प्राचीन भारतीय यूनान, शक और कुषाण के इतिहास में सिक्कों की अहम भूमिका है। प्राचीन भारत में अगर हम यूनान का इतिहास पढ़े, शकों का पढ़े, शक वंश का या कुषाण का, तो सिक्कों की अहम भूमिका है। इंडो ग्रीक यानी हिंदी यूनानी राजा थे या जिन्हें इंडो ग्रीक शासक कहते हैं, उनके द्वारा निर्मित तथा चांदी के और सोने के सिक्के कलात्मक उत्कृष्टता के अच्छे नमूने हैं, यानी कला के अच्छे नमूने हैं। इसके अलावा सिक्के मौर्य एवं गुप्त राजाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं, लेकिन गुप्तकालीन सिक्के प्राचीन सिक्कों में सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि उन सिक्कों पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं था। परंतु गुप्त साम्राज्य के पतन अंत के साथ ही इतिहास जानने के लिए सिक्कों का महत्व घट गया। यूनानी शासकों के बाद शक, ये शक लिखा हुआ है यहाँ पर, शक वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश के राजाओं ने उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया। उन्होंने भी यूनानियों के अनुरूप सिक्के चलाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवशेष, बस्तियों के स्थलों के उत्खनन से जो प्राचीन काल की बस्तियां या जो स्थलों की खुदाई हुई हैं उनसे जो अवशेष मिले हैं, उनसे प्रागैतिहासिक मतलब जो प्राचीन इतिहास है, और आद्य इतिहास मतलब अधूरे इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ा है। आदि मानव ने किस प्रकार उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न किया, इसकी जानकारी हमें उसकी बस्तियों से प्राप्त पत्थर और हड्डी के औजारों, मिट्टी के बर्तनों, मकानों के खंडरों से प्रतीत होती है। जहां एक स्थान पर मनुष्य की बस्तियों के कई स्तर निकलते हैं, यानी एक शहर के नीचे दूसरा शहर, फिर तीसरा शहर, यानी कि कई स्तर निकले हैं, बस्तियों के नीचे बस्तियां मिली है मानव के विकास को उजागर करती हैं। वहां उनसे सभ्यता के विकास क्रम पर प्रकाश पड़ता है। जैसे कई स्थानों पर नीचे के स्तरों में हड़प्पा से पूर्व पहले की संस्कृतियों के अवशेष मिले, यानी कि जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो हड़प्पा संस्कृति से पहले उसके नीचे भी कोई संस्कृति विद्यमान थी, रहती थी, जिसे पूर्व हड़प्पा का नाम दिया जाता है। और ऊपर के स्तर पर हड़प्पा संस्कृति जिसे विकसित हड़प्पा भी कहते हैं। जिन जिन स्थानों पर एक ही आकार के मृदभांड मिले हैं उन्हें इतिहासकार एक संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। जहाँ पे एक ही कल्चर से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं उन्हें इतिहासकार एक संस्कृति का मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है मोहरें। अवशेषों में जो मोहरें मिली हैं उनसे भी प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली है। मोहनजोदड़ो से 500 से अधिक मोहरें मिली थी। उन्हीं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार बसाड़ जगह है, उसमें जो 274 मिट्टी की मोहरें मिली थी उनसे 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक समूह का पता लगा, जिसके साहूकार, व्यापारी, माल ढोने वाले सभी प्रकार के सदस्य थे। यानी कि 4वीं शताब्दी में जो एक मोहर मिली थी उस मोहर में श्रेणी का पता लगा इसका प्रयोग करते थे। उसमें साहूकार भी थे, व्यापारी और माल ढोने वाले कई तरह के लोग इसमें शामिल थे। अगला आता है चित्रकला। इसी प्रकार अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदरता की जो समय की जो चित्रकारी है उसकी सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है देखने को। चित्रकला में माता और शिशु या मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों में ऐसे मनोभावों का, ऐसे सुंदरता का, ऐसे भावनाओं का चित्रण किया गया है जो शाश्वत है। शाश्वत मतलब जो जीवित है, मतलब इस तरीके से अजंता की चित्रकला को बनाया गया है जैसे लगता है साक्षात वो जीवित चित्र हैं, जो किसी देश या काल विशेष की बपौती नहीं है। मतलब कि ये चित्र जो बने हुए हैं ना तो इन पर किसी देश का अधिकार है, ना किसी समय का, ना तो ये किसी देश के ना किसी समय की बाप की संपत्ति नहीं है। बपौती मतलब बाप की संपत्ति। उनसे गुप्त काल की उन्नति विकास का पूर्ण आभास मिलता है। आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। मूर्तियां। प्राचीन काल में कुषाणों, गुप्त शासकों और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनसे जनसाधारण आम जनता की धार्मिक,
आस्थाओं और मूर्तिकला के विकास पर बहुत प्रकाश पड़ा है। कुषाण काल की मूर्तिकला में अंतरात्मा और मुखाकृति जो मुख्य सुंदरता है उसमें जो सामंजस्य दिखाया गया है वह अन्य किसी काल की कला में नहीं मिलता। प्राचीन भारत की मूर्तिकला से जन साधारण आम जनता के जीवन पर भी पर्याप्त अच्छा खासा प्रकाश पड़ा है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है अब ये लास्ट पॉइंट आ गया है इसका पुरातात्विक वाला हमने जो शुरू किया था उसका ये लास्ट पॉइंट है, स्मारक और भवन। पुरातात्विक श्रेणी के साक्ष्यों में बड़ी संख्या में प्राप्त स्मारक एवं भवन प्राप्त हुए हैं। आपने देखा होगा इतिहासकार जब कहीं खुदाई करता है तो उसमें कई सारे साक्ष्य मिलते हैं, स्मारकें भी मिलती हैं और भवन भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्मारक और भवनों से तत्कालीन उस समय की वास्तुकला एवं शिल्पकला की जानकारी मिलती है। इसके अलावा तत्कालीन समाज की भी सोच का पता चलता है। उत्खनन खुदाई से प्राप्त प्राचीन भारत के नगरों और उपनगरों से, ये उपनगर हैं, उनसे निम्नलिखित नगर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नगरों में उपनगर मिले हैं, ठीक है, जैसे बिहार में राजगीर, नालंदा, बोधगया, पाटलिपुत्र। यानी बिहार में जब खुदाई हुई तो वहां से राजगीर मिला, नालंदा मिला, बोधगया मिला और पाटलिपुत्र मिला। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में पंजाब में पेशावर, तक्षशिला, बंगाल में पहाड़पुर, मध्य प्रदेश में उज्जैन, सांची, दक्कन में कोलपुर, आंध्र प्रदेश में अमरावती, उत्तर प्रदेश में बनारस, मथुरा, श्रावस्ती, हस्तिनापुर इत्यादि। प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के मंदिरों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। उनकी कला शैली नागर शैली कहलाती है। यानी उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए गए हैं उनकी शैली बहुत ही ज़्यादा विशेष है, जिसे क्या बोलते हैं, नागर शैली बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला है उसे द्रविड़ शैली बोलते हैं। यानी दक्षिण भारत के जो मंदिर जिस शैली से बनाए गए हैं उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनके निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का जो प्रभाव पड़ा है अतः वह कहलाती है वैसर शैली। अतः इस प्रकार स्मारकों और भवनों से वास्तुकला के विकास के अध्ययन में बहुत सहायता मिलती है। तो जो पुरातात्विक वाली जो पॉइंट जो आपको बताए गए थे ये सारे पुरातात्विक के पॉइंट कवर होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले साहित्यिक की तरफ, यानी कि साहित्यिक साक्ष्य क्या है। और ध्यान रखिए कि जो एग्जामिनर है वो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन कर लेगा। वो आपसे हो सकता है एक तरफ से पुरातात्विक ही पूछ ले, या तो वो केवल और केवल साहित्यिक ही पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है कि इनके जो पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे कि अभिलेख है या सिक्के है तो इनको लेकर के भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको हर तरीके से अलर्ट रहना है, हर चीज़ को बारीकी से समझना है, पढ़ना है, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन करें आप उसके क्वेश्चन का आराम से जवाब दे सके। तो चलिए आइए इस वाले को शुरू करते हैं, साहित्यिक साक्ष्य। अब साहित्यिक साक्ष्य इतिहास जानने के वह साक्ष्य होते हैं जिनको पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार लिखित स्रोतों के रूप में इस्तेमाल करता है। जब इतिहासकार किसी जगह पे खुदाई करता है और खुदाई के दौरान उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिस पर कोई लिखावट अंकित होती है जिसको पढ़ा जा सकता है तो वो साक्ष्य लिखित साक्ष्य कहलाते हैं। ये साक्ष्य लिखित अवस्था में प्राप्त होते हैं। सुविधा के अनुसार पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार इन्हें दो वर्गों में रखते हैं, धार्मिक साक्ष्य, ऐसी किताबें ऐसे ग्रंथ जो धर्म की जानकारी देते हैं, और दूसरा धर्मोत्तर साक्ष्य, यानी वो साक्ष्य जिनका धर्म से संबंध नहीं होता है लेकिन तब भी वो लिखित होते हैं, जिनके द्वारा प्राचीन धर्म के अलावा सामाजिक जीवन के बारे में तथा राजनीतिक व आर्थिक जानकारियों के बारे में भी पता चलता है। साहित्यिक साक्ष्यों को दो भागों में रखा जाता है। तो पहले हैं धार्मिक साक्ष्य, इनमें धर्म की जानकारी मिलेगी, और दूसरा है धर्मोत्तर या अधार्मिक साक्ष्य जो धर्म से बिल्कुल अलग हैं। तो आइए चलिए देखते हैं पहले धार्मिक साक्ष्य। ये वह साक्ष्य होते हैं जिनके द्वारा प्राचीन काल के धर्मों की जानकारी प्राप्त जो जानकारी है धार्मिक ग्रंथों से मिलती है। ग्रंथों को पढ़कर ही इतिहासकार तत्कालीन उस समय के समाज व धार्मिक प्रथाओं को जान पाता है। मुख्यतः इस श्रेणी में हिंदू धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ और बौद्ध धर्म ग्रंथ आदि धार्मिक ग्रंथों को रखा जाता है। यानी धार्मिक साक्ष्यों की बात करेंगे तो इसमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ भी आते हैं जो इतिहास में खोजे गए हैं, निकाले गए हैं। जैन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं जो कि धार्मिक ग्रंथों को उजागर करती हैं या उनके बारे में बतलाती है। तो चलिए आइए पहले पढ़ते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ। भारतीय हिंदू धर्म के अंतर्गत इतिहास जानने में सर्वप्रथम ब्राह्मणों के द्वारा लिखित वेदों को रखा जाता है जिनकी संख्या 4 जताई है या बताई है, ठीक है। यानी कि हिंदू धर्म को जानना है तो उसके लिए वेदों की संख्या 4 बताई है, परंतु इतिहासकार इतिहास को 5वां वेद मानता है। यानी कि टोटल जो वेद हैं वो 4 ही हैं, लेकिन इतिहासकार कहता है कि भाई इतिहास भी 5वां वेद है। क्यों? वो इतिहास को 5वां वेद इसलिए कहता है
क्योंकि इस इतिहास के द्वारा ही वेदों का अर्थ ज्ञात होता है। अगर ये इतिहास नहीं होता तो हम वेदों को कभी समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए वेद 4 हैं और इतिहास के द्वारा हम उसको पढ़ते हैं, तो ये 5 वेद हो गए, है ना। इतिहास को भी वो 5वां वेद काउंट करता है, लेकिन ये एक इतिहासकार का नजरिया है जो उसने रखा है, अर्थात इसके द्वारा जानकारी भी प्राप्त होती है, उसे इसलिए वेद कहते हैं। इसलिए इतिहास को भी इन्हीं वेदों में रखा जाता है। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद को माना जाता है, यानी सबसे पहला जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद, जिसके द्वारा आर्यों के इतिहास पे प्रकाश पड़ता है कि जब आर्य भारत में आए थे। ऋग्वेद के अंतर्गत आर्य द्वारा किए गए यज्ञ व अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों का वर्णन है। इस वेद को सबसे बड़ा व प्राचीन वेद माना जाता है, जिसके द्वारा पूर्व वैदिक काल की, वैदिक काल से पहले की जानकारी मिलती है, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के अलावा अन्य 3 वेद यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आते हैं, जिनके द्वारा आर्य के समय की या उत्तर वैदिक, वैदिक काल के बाद की जानकारी भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य, भारतीय इतिहास में इनका विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है, यानी सबसे प्राचीन अगर आप बौद्ध ग्रंथ को देखें तो वो त्रिपिटक है। इनमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आते हैं, यानी 3 ग्रंथ हो गए जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। और ये जानकारी किसकी देते हैं, ये जानकारी देते हैं बौद्ध धर्म की, ठीक है। और त्रिपिटक में आते कौन कौन से, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। गौतम बुद्ध के निर्वाण यानी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों के द्वारा इनकी रचना की गई, त्रिपिटक को बनाया गया। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार आते हैं, यानी जो महात्मा बुद्ध ने विचार दिए वो सूत पिटक में लिखे गए, और उनके वचन, जो उनकी जो बातें थी वो सब इसमें है। तथा विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम है, यानी कि सूत पिटक में बौद्ध के विचार और वचन है, और विनय पिटक में उनके नियम है, उनके धर्म से रिलेटेड जो बौद्ध धर्म के नियम है वो विनय पिटक में है। इसके अलावा अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है, बौद्ध धर्म में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी होती है, ये सब अभिधम पिटक में लिखा है। अर्थात त्रिपिटक द्वारा ईसा पूर्व शताब्दियों की सामाजिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा श्रीलंका से प्राप्त लिखित साक्ष्य, श्रीलंका से जब कहते हैं कि जब श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था तो उस समय 2 ग्रंथ लिखे गए थे, एक तो दीपवंश और एक महावंश, ठीक है। तो दीपवंश का मतलब होता है द्वीप का इतिहास, यानी श्रीलंका जो द्वीप है द्वीप का इतिहास, और महावंश माने होता है महान इतिहास। तो उससे भी भारतीय इतिहास को जानने के प्राचीन ये सब स्रोत हैं, जिनकी रचना 4वीं व 5वीं शताब्दी में की गई थी। बौद्ध साहित्यों से प्राचीन राजवंशों, राजाओं के विषय में भी व राजाओं की नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि कई प्राचीन राजवंशों के राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जैसे मौर्य सम्राट अशोक और गुप्त वंश के राजाओं ने भी इस धर्म को स्वीकार किया था। अतः इसलिए बौद्ध ग्रंथों व साहित्यों से प्राचीन काल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का पता हमें चलता है। तो आगे बढ़ते हैं जैन साहित्य की तरफ। ऐतिहासिक दृष्टि से, यानी प्राचीन अगर दृष्टि से हम देखें इतिहास को समझने के लिए, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित प्रशिष्टि पर्वन है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ भद्रबाहु चरित्र है। जैन आगमन ग्रंथों में, जैन ग्रंथों को वैसे आगम कहते हैं, तो जैन आगमन ग्रंथों में आचारांग, भगवती सूक्त, समवायन, संत आदि प्रमुख है। ये सब ग्रंथों के नाम हैं, पर जरूरी नहीं कि आपको सारे ही नाम जो है याद करने हैं, अगर आपसे 1-2 भी हो जाते हैं तो बहुत हैं। इनके द्वारा मुनियों के, जो ऋषि मुनि थे, उनके नियमों के बारे में ज्ञान होता है। इनके द्वारा राजनीतिक इतिहास के विषय में भी जानकारी मिलती है। जैसे भगवती सूत्र में, जो भगवती सूत्र जो ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कल्प सूत्र को भी ऐतिहासिक इतिहास को जानने का तथ्य माना जाता है। आगे आते हैं अरण्यक पे। अरण्यक ग्रंथ से तात्पर्य है जो वनों में पढ़े जाते हैं। प्राचीन काल में लोगों को जो शिक्षा दी जाती थी वनों में, तो उन ग्रंथों को अरण्यक ग्रंथ कहते थे। इन विषयों का चिंतन, मनन व ध्यान किए जाने के कारण ये ग्रंथ अरण्यक संज्ञा से ख्यात हुए, इन्हें अरण्यक कहा गया, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सोचना विचारना पड़ता था। प्रमुख अरण्यकों में अगर अरण्यक ग्रंथों को हम देखें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ऐत्रेय, शांखायान, तैत्रेय, मैत्रेयणी, बृहदारण्यक आदि उल्लेखनीय है। इन्हें गूढ़ गहरे ज्ञान का उल्लेख है, इसमें काफी अच्छे से ज्ञान को बताया गया है। आगे आते हैं उपनिषद पे। उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ हैं, परंतु वे आर्य संस्कृति को पर्याप्त रूप से उजागर करते हैं। उपनिषद जो है अगर देखा जाए तो एक दार्शनिक ग्रंथ है और आर्य संस्कृति को अच्छे से बताते हैं। उपनिषदों की संख्या तो 108 है, पर प्रमुख उपनिषद 9 ही हैं। उल्लेखनीय उपनिषद कौन कौन से, ईशावास्य, केन, कंठ, मुंडक, मांडुक्य, दैत्रेय, तैत्रेय, श्वेताश्वर,
छांदोग्य एवं बृहदारण्यक आदि हैं। उपनिषद जो है उत्तर वेदयुगीन शिक्षित समाज के ज्ञान के परिचायक हैं, मतलब उत्तर वैदिक काल के जो शिक्षित समाज है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। और एक और ग्रंथ है जो कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है पुराण। कई विद्वानों का विचार है कि पुराणों में क्षत्रियों की परंपरा प्रमुख रूप से पाई जाती है। इन ग्रंथों में क्षत्रियों की वंशावली, क्षत्रियों के बारे में जानकारी दी गई है। बहुत सी वंशावलियां गढ़ी हुई है, इसलिए उन पर भरोसा करना कठिन है। यदि हम गुप्तोत्तर काल के अभिलेखों का अवलोकन करें तो पता चलेगा कि नए नए राजवंश अपनी वंशावली यानी अपने नाम के आगे सूर्यवंश और चंद्रवंश से प्रारंभ करते हैं अपने नामों का, क्योंकि उस समय के राजा महाराजा क्षत्रिय जो हुआ करते थे अपने नामों के वंश के आगे सूर्यवंश या चंद्रवंश लगाया करते थे। पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है, और उसमें विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, भागवत पुराण, वायु, मत्स्य, भविष्य पुराण प्राचीन माने जाते हैं। अधिकांश पुराणों का संकलन गुप्त काल के अंत तक हो गया था, मतलब गुप्त काल तक लिख दिए गए थे, किंतु बहुत से पुराण 15वीं और 16वीं शताब्दी तक लिखे जाते रहे हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का रूप भी अपने आप में महत्व रखता है। और वैसे आपको बता रहा हूँ सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण माना जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद उपनिषदों में ना ये 18 भूल दिया था शायद गलती से, पर उपनिषद 108 है, ठीक है, और पुराण कितने हैं? 18 हैं। आगे बढ़ते हैं। धर्मोत्तर साक्ष्य। धर्मोत्तर साहित्य व लिखित साक्ष्य होते हैं। धर्मोत्तर साहित्य में वो चीजें आती हैं या वो ग्रंथ आते हैं जिन्हें इतिहासकारों ने उस समय के राजकवियों ने लिखा, जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, बस ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारी देते हैं। धर्मोत्तर साहित्य व लिखित साक्ष्य होते हैं जिनके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक जानकारी मिलती है। इस श्रेणी में उन लिखित साक्ष्यों को रखा जाता है जिन्हें लेखकों द्वारा या राजकवियों द्वारा लिखा गया, जैसे वाणिनी का अष्टाध्यायी, जिसके द्वारा मौर्य काल से पूर्व पहले की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारी मिलती है। अगला कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इस पुस्तक के द्वारा मौर्य वंश की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है, अर्थात इस पुस्तक के अंतर्गत एक आदर्श अच्छे राजा के कार्य व उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। फिर है मेगास्थनीज की इंडिका, जिसे यूनान के दार्शनिक तथा सेल्यूकस के राजदूत ने भारत यात्रा के दौरान लिखा था, जिसके अंतर्गत मौर्य वंश की राजनीतिक विशेषता, सैनिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। आगे कलहज की राजंतरागिणी। इस पुस्तक के द्वारा कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें 1 ईस्वी से 12 ईस्वी तक का इतिहास शामिल किया गया है। और अगला है बाणभट्ट का हर्ष चरित्र। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की उपलब्धियां। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने जो कुछ भी किया उसकी सफलताओं का वर्णन व उसके जीवन चरित्र के बारे में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य उनके राजकवि बाणभट्ट के हर्ष चरित्र नामक पुस्तक में समाहित शामिल किया गया है। तो दोस्तों जो हमने पुरातात्विक पढ़े उसमें उसको कवर किया, फिर साहित्यिक में अभी हमने धार्मिक और धर्मोत्तर जो है पॉइंट्स को पढ़ा, वो यहाँ पे कवर होते हैं। अब हमारा जो है अगली जो इसका तीसरा रूप है क्वेश्चन का, वो शुरू होता है इतिहास जानने में विदेशी साहित्यों का महत्व। कि विदेशी साहित्य, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, बाहर से जो आए इतिहासकार थे उन्होंने भी भारत के बारे में काफी अवलोकन किया, तो उनको लेकर के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यह है विदेशी साहित्य। अब इसको शुरू करते हैं। विदेशी साहित्य से भी प्राचीन इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इनको निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ग्रीक साहित्य, यूनानी साहित्य। अनेक गृह लेखकों तथा जैसे अनेक जो विदेशी लेखक वगैरह रहे हैं, जैसे कि हेरोडोटस, टैसियस के ग्रंथों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हेरोडोटस जो इतिहास का जनक है, उसने अपनी पुस्तक हिस्ट्रीज में उस समय के पश्चिमी भारत की राजनीतिक दशा पे बहुत कुछ लिखा है। सिकंदर के साथी इतिहासकार निपार्कस अरिस्टोपुलस ने भी भारत के बारे में विवरण दिया है। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज और डाइमैक्स के भी विवरण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध के विषय में काफी विस्तार से लिखा है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विदेशी साहित्यों के बारे में, कि जिस समय के विदेशी शासक आते थे तो उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी या क्या क्या लिखा, तो उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। चीनी साहित्य। तो ग्रीक साहित्य, यूनानी साहित्य हमारा हो गया। अब पढ़ेंगे चीनी साहित्य। अन्य विदेशी साहित्यों की अपेक्षा प्राचीन इतिहास के निर्माण में चीनी साहित्य का काफी महत्व है। समय समय पर चीन से अनेक यात्री भारत आए, भारत आए, ठीक है, और उन्होंने भारत के विषय में लिखा। वह भारत में बौद्ध स्थलों का दर्शन करने के लिए आए थे, बौद्ध धर्म को जानने के लिए, परंतु अपने यात्रा विवरण में जो उन्होंने यात्राएं करी और जो लिखा उसमें उन्होंने भारत के विषय में बड़ी जानकारी दी है। आर के मुखर्जी ने लिखा है, इन चीनी यात्रियों का भारत में आगमन आना
भारत की बुद्धिमानी, सभ्यता तथा धर्म का आदर था। कि वो लोग भारत को, जो चीनी यात्री भारत में आए, वो ये साबित करता है कि भारत के लोग उस समय में बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे और धर्म का बहुत ही उस समय जो दूसरे देश के लोग हैं वो आदर सम्मान करते थे, इसीलिए वो भारत में यात्रा करने आते थे। भारत में चीन यात्रियों का आगमन 4वीं शताब्दी ईस्वी में आरंभ हुआ। सबसे पहले यहाँ फाइयान, जो चीनी यात्री है फाइयान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। उसने फाको की जो किताब लिखी, उसमें उस किताब का नाम था फाको की। उसमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशा का महत्वपूर्ण वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के शासनकाल में युवान वांग भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक सी युकी में हर्ष की शासन विजय सफलताओं तथा अन्य कार्यों के संबंध में विवरण जानकारी दी। 7वीं शताब्दी के अंत में इत्सिंग नामक चीनी यात्री भारत आया था और उसने उस समय के सामाजिक दशा का वर्णन किया है। फिर है तिब्बती साहित्य, यह आखिरी पॉइंट है। तिब्बती साहित्य में इतिहासकार तारानाथ का विशेष विवरण महत्वपूर्ण है। उनके ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, जो बौद्ध धर्म के ऊपर लिखा गया है इतिहास, उससे पर्याप्त सामग्री यानी जानकारी मिलती है। उनके विवरण से अशोक के साम्राज्य सीमा के निर्धारण की, अशोक का साम्राज्य कैसे बढ़ा और उसने कैसे कैसे बौद्ध धर्म को अपनाया, क्या क्या किया, ये सारी सुविधा जानकारी के आधार पर मिलती है। अतः उपयुक्त विवेचनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इतिहास जानने में पुरातात्विक प्राचीन साक्ष्यों के अलावा साहित्यिक जो लिखित साक्ष्य हैं, यह लिखित और ये लिखित साक्ष्यों का विशेष महत्व माना जाता है, जिनके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों का पता हमें चलता है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और डेली आपको बैक टू बैक वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी। तो जिस किसी ने भी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से कर ले, ताकि आने वाली सारी वीडियो उस तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में।